हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोग 4 फरवरी के लिए अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। 90 क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों ये कक्षा 15 से 20 नंबर की हो सकती है यदि आप अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये 90 क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो इसी क्लास से आप कम से कम 15 से 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उसे तैयार कर सकते हैं। और आप ट्राई करिएगा कि 90 क्वेश्चन में से कम 45 क्वेश्चन आप सही करें। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और इसमें मेन 2 ही सब्जेक्ट है आपका, एक जीके और इंग्लिश है। मैथ रीजनिंग की तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आप सभी का मैथ रीजनिंग में बेसिक क्लियर है तो आप उसे अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें पहली बात तो माइनस मार्किंग नहीं होता है और उसी केवल आपको क्वालिफाइंग करना होता है, जो कि सभी स्टूडेंट उसे क्वालिफाइंग कर लेते हैं। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है जीके इंग्लिश, जिससे आप सभी का रिजल्ट बनेगा, तो हम अधिक फोकस करेंगे जीके और इंग्लिश पर। तो साथियों इस क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। समय हमारे पास केवल 4 से 5 दिन बाकी है, तो इन समय में जितना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा हमें उसी को तैयार करना है। जब हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तैयार करेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंट अलग रहेगा और हम अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो क्लास 20 से 22 मिनट की होगी, तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे ये 90 क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिए बहुत अच्छी तरीके से, जो कि आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। ओके, और इस क्लास से आपको यह भी पता चलेगा कि आपके पेपर में किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं। और आप देखते हैं कि हर शिफ्ट में कम से कम 4 से जो 5 सवाल होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के सवाल आ जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, तो वही क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहां से आपकी कम से कम 15 से 20 नंबर की तैयारी होने वाली बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप ट्राई करिएगा कि खुद से 90 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक करके अपना आंसर करिए। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो साथियों इनमें से कौन सा विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था ये विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो साथियों यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 356 संघीय संरचना को प्रभावित करता है। सेकंड का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, कर्नाटक संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कर्नाटक संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा मृदंगम है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? किस ओलंपिक खेल में भारत ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था, जो रोम में हुआ था 1960 में? इस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था, यानी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 में पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। आप सभी को अपने पेपर में बैठने से पहले जीके जीएस करंट अफेयर के ये पूरे 500 क्वेश्चन तैयार करना है और इस 20 टेस्ट के माध्यम से इंग्लिश के भी पूरे 500 क्वेश्चन तैयार करना है इस 20 टेस्ट के माध्यम से। यदि आप ये 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो समझिए आप अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नंबर पे मैसेज करके ये टोटल 1000 क्वेश्चन मंगवा लीजिए। और ये मात्र हमने आपके लिए भाई 50 रुपीज़ का कर दिया है। जो ये 50 रुपीज़ का पीडीएफ आप सभी को मिलेगा, आप हो सकेगा कि इसी पीडीएफ से आप अपने शिफ्ट को बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक भी कर सकते हैं। जो साथियों एसएससी में कुछ नया सवाल देखने को मिलता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, जो पूरे सिलेबस को देखते हुए जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश के क्वेश्चन हेड है, क्योंकि इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आप सभी का फाइनल रिजल्ट बनता है भाई, इसी से आप सभी का सिलेक्शन होता है।
जीके जो आपका रीजनिंग और मैथ होता है, रीजनिंग मैथ में तो बेसिक हमारा आता है जो कि क्वालिफाइंग करना होता है, जो कि सभी स्टूडेंट उसे काफ़ी अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं क्योंकि सबका बेसिक क्लियर होता है और बेसिक क्वेश्चन भी पूछता है। लेकिन हमारा मेन एम रहना चाहिए, हमारा मेन फोकस रहना चाहिए वो जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश पे होना चाहिए। तो साथियों इस नंबर मैसेज करिए, तुरंत इस पीडीएफ को अपने पास मंगाइए और ये 2 से 3 दिन में पूरे 1000 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए भाई। ओके, इस टेस्ट की यही खासियत बात है कि आपको हर एक टेस्ट में केवल 25-25 क्वेश्चन ऐड मिला है। जैसे भाई आपके सामने 25 क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उसे याद कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आपके सामने टोटल 1000 क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे, आपको याद नहीं हो पाएगा। आप एक टेस्ट को ओपन करेंगे, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का समय लेंगे, 25 क्वेश्चन याद करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो भाई इस नंबर मैसेज करिए, मात्र 50 रुपीज़ पे करके अपने पास ये टेस्ट मंगाइए, सभी दोस्त करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नृत्य शैली अपने आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों कौन सी नृत्य शैली अपने आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? तो सत्रिया नृत्य शैली, जो कि असम से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो काका काले लकर ने की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये तमिलनाडु राज्य में किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व नागालैंड की जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य एवं संगीत का प्रदर्शन करता है? तो बताइए कौन सा पर्व नागालैंड की जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य एवं संगीत का प्रदर्शन भी करते हैं? तो हॉर्नबिल त्यौहार है, जो इसे हम त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं। 1 दिसंबर को शुरू होता है, 10 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को, अवशिष्ट विषयों वे विषय जो संविधान की तीनों सूचियों में शामिल नहीं है पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से किसके पास होती है? तो साथियों अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से किसके पास होती है? तो ये संसद के पास होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो ये लाला लाजपत राय ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? आप सभी को मालूम है अच्छी तरीके से, वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो ये 44वें संशोधन के तहत। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, हैप्पीनेस इंडेक्स शासन प्रणाली में किस प्रकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? तो साथियों हैप्पीनेस इंडेक्स शासन प्रणाली में किस प्रकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? तो ये नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का, इसको क्या कहते हैं? बताइए आप सभी। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का क्या कहते हैं? झंझावात का नेत्र कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, कौन सा अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है? तो इनमें से कौन सा अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेता है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये लेता है भाई 1973 का स्थान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, कबड्डी के सर्वप्रथम ज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे? कबड्डी के सबसे पहले ज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, प्रारंभ में जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था तो इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो साथियों स्टार्टिंग में शुरुआत में जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया था तो इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी?
तो प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियां थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ये तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए, 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये गुवाहाटी असम में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर कितना है? भारत 38 नंबर पे है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही ढंग से मेल खाता है? तो साथियों, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही ढंग से मेल खाता है? इनमें से जैसे शेषचलम पहाड़ियाँ, ये अरुणाचल प्रदेश, शेषचलम पहाड़ी ये ठीक है भाई आंध्र प्रदेश में। देहांग दिबांग ये मेघालय में नहीं है भाई, ये तो अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी गुजरात में नहीं, पंचमढ़ी एमपी में स्थित है। डिब्रू सैखोवा ये कहाँ पर है? ये असम में स्थित है। सही पूछा है तो केवल शेषचलम पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो ये पुदुचेरी में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? इनमें से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो चीड़ एक ऐसा है भाई जो कि वनस्पति में पाया जाता है, नहीं पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है चीड़। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। मार्च 1906 में बरिंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त किस आंदोलन से जुड़े थे? मार्च 1906 में बरिंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों देखिए, समय हमारे पास नहीं बाकी है, तो हम ट्राई करेंगे कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल करें, तैयार करें। तो इसलिए भाई हमें केवल क्वेश्चन पर फोकस करना है, वो भी थोड़ा सा स्पीड में। तो आप टाइम को मेंटेन करके चलेंगे, साथ देंगे, सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या होता है? आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा होता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो साथियों, जो पहली विंबलडन चैंपियनशिप हुई थी वो किस ईस्वी में की गई थी? तो 1877 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुए? उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुए? तो ये उड़ीसा राज्य में उत्पन्न हुए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में संघवाद की व्यवस्था किस प्रकार की शक्ति विभाजन प्रणाली पर आधारित है? भारत में संघवाद की व्यवस्था किस प्रकार की शक्ति विभाजन प्रणाली पर आधारित है? तो केंद्र और राज्य शक्ति विभाजन प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशंसा मुख्यतः किस निकाय द्वारा की जाती है? बताइए, संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशंसा मुख्यतः किस निकाय द्वारा की जाती है? तो ये वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंतीदुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? तो साथियों, 8वीं शताब्दी के मध्य में दंतीदुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? बताइए। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंतीदुर्ग ने किया था, जो कि 8वीं शताब्दी के मध्य में किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS के लिए कौन उड़ान भरा था? बताइए, जून 2025 में
एक्सियम 4 मिशन के तहत ISS के लिए कौन उड़ान भरा था? उनका नाम क्या था? तो शुभांशु शुक्ला थे। ये काफी फेमस भी हुए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार किस भाषाई परिवार का भारतीय जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा है? बताइए, आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार किस भाषाई परिवार का भारतीय जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इंडो यूरोपियन यानी आर्यन का सबसे बड़ा हिस्सा है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है और नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है और नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देता है? तो ये भाग 3 में उल्लेख है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा भाग है जो कि भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो भाग 3 है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? इनमें से कौन सा वृक्ष है कि पर्वतीय वनों में पाया जाता है? बताएंगे आप सभी। तो देवदार वृक्ष है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन थे? बताइए, फीडे शतरंज खेल में आता है। फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 के विजेता खिलाड़ी कौन थे? उनका नाम क्या है? तो मैग्नस कार्लसन थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है वह कौन सा है? तो साथियों, वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है वह कौन सा है? तो मुद्रा बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति कौन था? रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति कौन था? उसका नाम क्या था? बीजापुर के आदिल शाह थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं? तो साथियों, किस सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। लगातार एक दिन में लगभग 3 से 4 क्लास अपनी हो रही है SSC MTS एग्जाम के लिए। समय नहीं है तो जितना क्लास है, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसको आप तैयार करिए भाई। लेकिन जो भी क्लास में क्वेश्चन हो रहे वो अपने आप में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे भाई। देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक की बात करेंगे तो अरुंधति राय हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है? भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है? तो केवल 1 बार किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। 26 जून 2025 को टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया? बताइए, 26 जून 2025 को टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया? जानवी डांगेडू किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं यानी हस्तचलन और भाव भंगिमा यानी अभिनय के माध्यम के साथ कथा वाचन करती है? कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं और भाव भंगिमा के माध्यम से कथा वाचन करती है? तो ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र कौन सा है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र कौन सा है? बहु मॉडल कनेक्टिविटी है ये क्षेत्र, इनका ध्यान केंद्रित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो साथियों, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये सूरत गुजरात में किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। FRBM अधिनियम यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए, FRBM अधिनियम को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था सरकारी उधारी को कम करना भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितने मीटर की होती है? तो भाई, हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितने मीटर की होती है?
55 मीटर की होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को। दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध समुद्री अभियानों के लिए किस चोल शासक को जाना जाता है? दक्षिण पूर्व एशियाई में विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध समुद्री अभियानों के लिए किस चोल शासक को जाना जाता है? तो राज राजा प्रथम को जाना जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? तो साथियों, हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? तड़ोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को। खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान मैदान पे कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, खो खो में एक टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेल के दौरान मैदान पे कितने खिलाड़ी होते हैं? ध्यान रखिए, एक टीम में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, जब मैदान पर होते हैं 9 प्लेयर होते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया? बताइए, वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो भाई हुमायूं था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? उनका नाम क्या था? पीवी सिंधु थी, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस संत ने की थी? भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस संत ने किया था? तो शंकर देव ने किया था, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक मठ में किया था भाई, सत्रिया असम से संबंधित है ना, तो इसकी शुरुआत शंकर देव ने एक मठ से किया था। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए भाई, HDI जो होता है जारी कौन करता है? संगठन UNDP, ये संगठन जारी करता है HDI को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो इसमें स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जन्म पर जीवन प्रत्याशा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। असम में मनाए जाने वाले बिहू पर्व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो साथियों, असम में तो काफी हर्षोल्लास के साथ बिहू पर्व को मनाया जाता है, लेकिन किस अवसर पर आयोजित किया जाता है असम में ये बिहू त्यौहार? तो दोस्त मेरे याद रखिए, नई फसल का स्वागत में बिहू पर्व को मनाया जाता है असम में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रीय कैडेट्स जूडो चैंपियनशिप 2024-25 ये कहाँ आयोजित की गई? राष्ट्रीय कैडेट्स जूडो चैंपियनशिप 2024-25 ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये महाराष्ट्र में की गई थी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60। संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को याद करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई है? बताइए, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई है? बताइए किस समिति में भाई? तो ये राकेश मोहन समिति में दी गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। संवैधानिक पदाधिकारियों की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत शासित होते हैं? तो साथियों, संवैधानिक पदाधिकारियों की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत शासित होते हैं? बताइए। तो ये दूसरी अनुसूची के तहत शासित होते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। बेसर शैली किस दो स्थापत्य शैलियों का सम्मिलन है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे भाई।
तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरे क्वेश्चन को याद करेंगे। यहाँ से जितना भी क्लास होगा आपको पूरा क्लास करनी, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। बताइए कि बेसर शैली किस दो स्थापत्य शैलियों का सम्मिलन है, बताएंगे आप सभी। तो ये द्रविड़ और नागर शैलियों का मिश्रण है बेसर शैली, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। वेन सॉन्ग ने किसे विश्व के 4 प्रकाशों में से एक कहा, जिसे भारतीय आइंस्टीन भी कहा जाता है। बताइए वेन सांग ने किसे विश्व के 4 प्रकाशों में से एक कहा था, जिसे भारतीय आइंस्टीन भी कहते हैं। उनका नाम क्या है, तो भाई नागार्जुन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो साथियों भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा शामिल होता है, तो सेवाएं क्षेत्र है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले के न्यायिक निपटान की अधिकतम समय सीमा क्या होती है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले के न्यायिक निपटान की अधिकतम समय सीमा कितने महीने या कितने वर्ष की होती है, तो केवल 1 वर्ष की होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है, तो पंजाब राज्य की है भाई, ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है, ध्यान रखना है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा निर्मित अपर धनात्मक भू आकृति है। तो साथियों कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा निर्मित अपर धनात्मक भू आकृति है, इनमें से कौन सा भाई, तो गॉर्ज है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करवाया। तो बताइए वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करवाया था, तो वो राजेंद्र चोल प्रथम था भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 को। हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या कितनी मीटर की है। हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या कितने मीटर की है, तो 14.63 मीटर की है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है। तो साथियों भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है, तो ये संसद को प्राप्त है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या की सजा क्या होती है। तो साथियों भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या की सजा कितनी होती है, आजीवन कारावास होगा या तो मृत्युदंड आपको सजा मिलेगी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था, तो भाई अकबर का किया था सामना, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 को। कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। तो साथियों इनमें से कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है, तो भाई भांगड़ा है ना भाई, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76। एक गांधीवादी के रूप में शोभना रानाडे की विरासत किस समकालीन शासन पहल के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। तो साथियों एक गांधीवादी के रूप में शोभना रानाडे की विरासत किस समकालीन शासन पहल के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है, बताइए, तो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी हुई है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। बताइए विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है, तो अक्षांश रेखाएं कहलाती है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। तेलंगाना राज्य में स्थित है प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, उसका नाम क्या है, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 को।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, यानी किस शहर में, किस राज्य में किया गया था? तो गुवाहाटी असम में किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 को, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? तो बताइए, किस संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? तो 86वां संशोधन अधिनियम ने 2002 ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करेंगे? तो साथियों, रिंग ऑफ फायर को आप किस महासागर से संबंध करेंगे? बताइए। तो प्रशांत महासागर से संबंध करेंगे रिंग ऑफ फायर को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का सकेंद्रण कहाँ होता है? यानी किस मंडल में होता है वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का सकेंद्रण? तो ये समताप मंडल में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 84, असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ या पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो साथियों, असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ या पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो तुलसी के पेड़ या पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है, जो असम में काटी बिहू पर्व मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 85, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो साथियों, उस राज्य का नाम को बताना है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था भाई। तो मगध ने किया था पहली बार, जो कि युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी? बताइए, किस ओलंपिक खेल में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी? तो 1958 में जो मेलबर्न में हुआ था, इसमें भारतीय टीम भाई चौथे पोजीशन पे थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी? तो ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई थी अमृता शेरगिल। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? बताएंगे आप सभी। तो 7वां संशोधन है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से 2024 में पद्म विभूषण 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे दिया गया था? तो साथियों, 2024 में पद्म विभूषण 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे दिया गया? वेंकैया नायडू को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, जो कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं। 2024 में सम्मानित किया गया था वेंकैया नायडू को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का सॉल्व करिए। भारत सरकार ने संसद के 1 वर्ष अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया था? भारत सरकार ने संसद की 1 वर्ष अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया था? तो ये 1963 में स्थापित किया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, ये 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताएंगे आप सभी का इस 90 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा। सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त। ओके, एक एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो भाई आप अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। जितने भी क्लास हो रहे हैं उसको तैयार करिए। जिनका पेपर 4-5 फरवरी को होगा भाई, उनका 1 से 2 फरवरी के बीच में एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो डाउनलोड कर लेंगे। और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल रियल वाला 2 फोटो ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, अच्छे से एग्जाम देने जाइएगा। रिलैक्स में पेपर देने जाएगा, आपका पेपर अच्छा आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब अपनी मेहनत की, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।